निराशा बच्चों के मन में होती है कि आखिर साहित्य लिख करके करें क्या। पब्लिशर ये दबाव बनाते हैं कि आप सिलेबस के अनुसार लिखिए। जो भावनाएं होती हैं औरतों में, उनकी संवेदनशीलता होती है, उसको बिना छोड़े हुए वो बाहर की दुनिया में प्रवेश कर गई। पुरुष श्री हैं तो स्त्रियों को सुश्री कहना एक सम्मानित शब्द होगा। ये अच्छा हुआ कि आपने उषा किरण जी को याद किया। ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां हम लिख सकते हैं और जहां मुझे किसी एडिटर की ज़रूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद। इस सत्र को शुरू करने के पहले मैं अभी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे सामने ये जो विषय है आधी आबादी का साहित्य, उस पर बात करने के पूर्व मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो अतिथि लेखिकाएं हैं उनके बारे में परिचय दे दूँ। सबसे पहले हमारी वरिष्ठ लेखिका किरण ठाकुर जी हैं। किरण ठाकुर जी हिंदी और मैथिली में समान रूप से लिखती हैं। वीना ठाकुर हिंदी और मैथिली में समान रूप से लिखती हैं। अभी इनकी मैथिली में एक कहानी संग्रह आई है परिणीता, उनको इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में मैथिली की पूर्व अध्यक्षा भी रही हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार है। दूसरी जो हमारी अतिथि हैं वो हैं प्रत्यक्षा जी। प्रत्यक्षा जी एक चर्चित लेखिका होने के साथ साथ संगीत और लिबरल आर्ट में भी रुचि रखती हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं की हैं। इनके कुछ मुख्य रचनाओं का नाम मैं लेना चाहूँगी। इनकी है, पहला है जंगल का जादू तिल तिल, पहर दोपहर ठुमरी, तुम मिलो दोबारा आदि कहानी संग्रह है। इस पर भी हम बात करेंगे बाद में। और ईरा टाक भी साहित्य लेखन में एक जाना माना नाम है, एक चेहरा है, चर्चित हैं, लोकप्रिय हैं। ईरा टाक एक लेखिका होने के साथ साथ फिल्म मेकर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और आर्टिस्ट हैं और लाइफ कोच भी ये हैं। लाइफ कोच, मेरे ख्याल से आप सबों को पता होगा कि लाइफ कोच तो ये आत्मविश्वास सब में भरती हैं। आई होप कि मेरे बगल में बैठी हैं, मेरा भी आत्मविश्वास कायम रहे। तो मैं आपका भी इसमें हार्दिक स्वागत करती हूँ। आधी आबादी का साहित्य, ये हमारा विषय है। हम आधी आबादी तो हैं, हालांकि यहाँ पे कम मुझे लग रहा है कि आधी आबादी ही जो दूसरे साइड के आधी आबादी हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं। ये हम लोगों के लिए यह देखना बहुत ही सुखद है। मैं चाहती हूँ कि इसके लिए एक ताली हो जाए। मुझे लगता है कि आधी आबादी को उसका पूरा हक मिले, इसके लिए ये जो आधी आबादी है उसका बहुत सुनना जरूरी समझना है। ज़्यादा बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है। बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। अब कल जो हम लोग यहाँ बैठे थे वहाँ पे प्राचीन काल की बात बहुत चली थी, संवाद की बात चली थी। तो मैं बस वहीं से स्टार्ट करती हूँ, प्राचीन काल से लेके और अब तक की बात मैं करूँगी। तो जो हमारी जो ये आधी आबादी हैं, जो हमारी लेखिकाएं हैं, जो साहित्य रच रही हैं, वो समाज में न सिर्फ अपने सशक्त कलम से, अपने पैने कलम से साहित्य को समृद्ध कर रही हैं, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सभी सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों पर उनका अपना विचार का प्रभाव उन पर पड़ रहा है। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। सबको पता है स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उनको समान अधिकार प्राप्त था। वो पुरुषों के समान शिक्षा की अधिकारिणी थीं। बहुत सारे संस्कार भी उनके होते थे पुरुषों के समान, और वे विदुषी स्त्रियां थीं। कुछ नाम है जो सबको पता होगा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी, ये सारे ये स्त्रियां वैदिक मंत्र भी रची, ऋचाएँ भी लिखी। किंतु कुछ एक नामों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी नाम नगण्य हैं। आश्चर्य तब होता है जब हमारे वैदिक भाष्यकार आते हैं और उनको वेद पढ़ने से मना करते हैं, जबकि वो इसकी रचनाकार थी।
अब उसके बाद एक जो मैं कहूँगी कि एक समय आता है कालांतर में, वहाँ स्त्रियों को मनुस्मृति मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगी। वहाँ तक आते आते अब स्त्रियों को देवी बना दिया गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवी तो वो बन गई, माना गया कि वो सम्मान की अधिकारिणी हैं। सब कुछ, अब क्या देवी थी, कितनी सम्मान की अधिकारिणी थी, शायद हम लोग इस पर सब कोई जानते हैं। सम्मान मिला, लेकिन उसके लिए उनको कड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी प्रतिभा, उनकी रचनात्मकता के कॉस्ट पर मैं कहूँगी कि इस प्रतिसत्तात्मक ने, समाज ने उन्हें एक माँ, बहन और बेटी के रूप में प्रस्थापित कर दिया और एक तरह से उनका शोषण हुआ। फिर भी 20वीं शताब्दी तक आते आते मुझे लगता है कि जो आज़ादी का समय चल रहा था, जो आज़ादी के बाद भी कुछ नाम या छायावाद में जब स्त्री विमर्श की शुरुआत हुई, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उनके शब्द अब मुखर होने लगे। और जब वो मुखर होके लिखने लगी तो उसमें समान अधिकार की बात उन्होंने किया, समानता की बात की, न्याय की बात की, और उस पर उन्होंने अपनी कलम चलाई। स्थितियाँ बदली। अब स्त्री सिर्फ, जो स्त्री लेखिकाएं थी वो सिर्फ पीड़ा, अंतर्द्वंद और दुविधा की बात नहीं करती थीं। अब वे समाज में पुरुष के समान एक मनुष्य के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर थी। वो लगातार लिख रही थीं, वो अधिकार की बात करने लगी थी, न्याय की बात करने लगी थी, समानता की बात करने थी, और लिंग भेद पर भी वो मुखर रूप से आगे बढ़ रही थी। बाद के समय में भी आज की लेखिकाएं या समकालीन लेखिकाएं भी इन पर बहुत काम किया। तो इसी के संदर्भ में मैं आप लोगों तीनों से ये पूछना चाहूँगी कि वैश्विक मुद्दों पर लिखने के बावजूद, जो भी न्याय, अधिकार, सब कुछ लिखने के बावजूद, क्या लगता है कि आधी आबादी जो साहित्य रच रही हैं उससे कोई परिवर्तन आया है, कोई बदलाव आया है? क्या सोचती हैं आप लोग? नमस्कार। सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला दैनिक पत्र दैनिक जागरण के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं दैनिक जागरण परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आभारी हूँ और आप सभी सबों का अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। साहित्य में इस सेशन का विषय है साहित्य में महिलाओं की भागीदारी। तो महिलाओं की भागीदारी अभी यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो स्वाभाविक है बढ़ा है, क्योंकि महिलाएं शिक्षित होने लगी हैं, घर से निकल करके स्कूल कॉलेज जाने लगी हैं, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को पहचाना है और अपनी बात कहने के लिए उनके पास एक ही माध्यम है, साहित्य। और जब वो अपनी बात कहती हैं, लिखती हैं, तो उसके क्षेत्र में पूरा समाज आ जाता है, क्योंकि साहित्य महिला लिखे या पुरुष, साहित्य साहित्य ही है और उसमें मानवीय आशा, आकांक्षा, सुख दुख आदि का विश्लेषण होता है। और ये सिर्फ एक विश्लेषण ही नहीं है बल्कि इसका निदान भी ढूंढता है। जैसे यदि हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि जब आज़ादी का समय था या आज़ादी के बाद, तो जिन्होंने लिखा देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं की, उसकी आवश्यकता थी। सुभद्रा कुमारी चौहान हो या सरोजनी नायडू हो। छायावादी युग में हिंदी में यदि सबसे चर्चित नाम है महिलाओं में, महादेवी वर्मा का है। और अभी वर्तमान में बहुत सारी लेखिकाएं लिख रही हैं साहित्य के सभी विधाओं में। मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती, मनु भंडारी, बहुत सारे नाम हैं। और सबसे सुखद है कि युवा वर्ग भी रचना में बहुत क्रियाशील है।
अभी के समय में जबकि साहित्य पर में एक संकट है, बच्चे अपनी भाषाओं में साहित्य पढ़ते नहीं हैं, उनका झुकाव अंग्रेजी के तरफ है, क्योंकि अंग्रेजी रोजी रोटी की भाषा है और वो अपने को एक मतलब ऐसे स्थापित किया है कि ज्ञान विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग व्यापार सभी में अंग्रेजी की प्रधानता है। तो एक निराशा बच्चों के मन में होती है कि आखिर साहित्य लिख करके करें क्या, और वहीं पर हम साहित्यकारों का दायित्व हो जाता है कि साहित्य की क्या उपयोगिता है। अभी मैंने पढ़ा कि भाषा वसुधा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने लिखा है कि भारत की 370 भाषाएं मरणासन हैं। एक भाषा का मरना एक संस्कृति की मृत्यु है, और किसी भी समाज में साहित्यकार का होना उस समाज के जीवंत होने का प्रमाण है। साहित्यकार कोई सड़क पर में आंदोलन नहीं करता है, लेकिन वो अपनी लेखनी के माध्यम से आपकी मूल समस्याओं को पहले खुद जीता है, उसके बाद वो आपके समक्ष लेखनी के माध्यम से रखता है। मैं कथा उपन्यास सब लिखी हूँ, बहुत नहीं। दीदी मैं आपको बीच में सॉरी मैं टोक रही हूँ। आपने अंग्रेजी साहित्य की बात की, या आपने कहा आप ये बताना चाह रही हैं कि हिंदी साहित्य पर ज़्यादा संकट है ना? बच्चे नहीं, सभी भाषाओं के पर संकट हाँ है। वो तो है, भाषाओं पे संकट है, लेकिन अंग्रेजी की आपने बात की तो मैं उससे लगा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल साहित्य में बाजारवाद का बहुत बोलबाला हो गया है। मैं इस पर इसलिए भी बात करूँगी क्योंकि एज ए प्रोफेसर जब हम लोग कुछ लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, तो हमारे पब्लिशर अब कहने लगे हैं कि कुछ सालों में कि आप सिलेबस के अनुसार लिखिए क्योंकि हमारी किताबें बिकेंगी। हम लोग जब पढ़ते थे तो सिलेबस के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता था। रिसर्च बुक आते थे, बहुत तरह की किताबें आती थीं जिसको हम लोग पढ़ते थे। एक सवाल के लिए हम लोग कम से कम 6-7 किताबें तो ज़रूर पढ़ते थे। तो बाजारवाद इतना हावी हो चुका है कि हम मुझे लगता है कि पब्लिशर ये दबाव बनाते हैं कि आप सिलेबस के अनुसार लिखिए। तो मुझे इस पे आप बताइए कि क्या सिलेबस के अनुसार लिखना चाहिए कि हमारी मुझे जो लगता है कि जो स्टूडेंट या जो हमारे साहित्य के बच्चे हैं या जो हम साहित्य रच रहे हैं, हमको अपने मन के मुताबिक लिखना चाहिए। इस पर क्या है? देखिए, सिलेबस के अनुसार लोग कैसे लिखेगा आप बताइए। मैं भी पढ़ाई हूँ 44 साल तक। सिलेबस बनाते हैं तो रचनाओं में से सेलेक्ट करके देते हैं कि ये जी। जाना चाहिए। ये अच्छा, कविता, यही ये कथा। सवाल मैं प्रत्यक्षा जी आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या बाजारवाद सचमुच हावी है विशेषकर साहित्य पर, और हम महिला साहित्यकार जो आधी आबादी वाले हैं इससे क्या प्रभावित हो रही हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दैनिक जागरण संवादी का कि मैं यहाँ आई। ये मेरा शहर है पटना, और मैं अभी बहुत सालों से गुड़गांव दिल्ली में रह रही हूँ, तो लौटना हमेशा बहुत सुखद, और उससे ज़्यादा सुखद कि अपने शहर में आपको बुलाया जाए कुछ अपनी बात कहने के लिए। तो ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहाँ तक जो इनका पहला सवाल था कि औरतें जो लिख रही हैं आधी आबादी वगैरह, तो मुझे लगता है कि जब औरतें तो हमेशा लिख रही थी, जैसा आपने कहा कि आज़ादी के समय तो बहुत सारा साहित्य रचा गया, उसके पहले भी, और हमारे यहाँ तो इसका इतिहास है और परंपरा है कि स्त्रियाँ कितना पढ़ती थीं और कितनी चीज़ें वो लिख रही थीं। लेकिन इधर के सालों में मुझे लगता है एक दूसरा रास्ता स्त्रियों ने खोजा कि सोशल मीडिया आ गया, दुनिया आपके करीब आ गई, आपके फ़ोन में आ गई, आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं और आपको ये पता चल रहा है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और स्त्रियां जब घर से बाहर निकलने लगी, पढ़ाई करने लगी, नौकरियां करने लगी, हर तरह के जॉब में जो मेल बैस्टियन हम बोलते हैं उसको तोड़कर वो बाहर आई,
तो जो वो पहले एक समय में लिख रही थी, जो घर के भीतर की कहानियाँ होती थी, वो बहुत खूबसूरत कहानियाँ थी, उसको मैं कहीं से कमतर नहीं मानती, क्योंकि वो दुनिया थी उनकी अपनी दुनिया। और जो कहते हैं कि जब हम अपना जीवन, जो हम अनुभव हमारा अपना होता है, उसको जब हम लिखते हैं तो वो लिखाई बहुत सच्ची होती है, ईमानदार होती है। लेकिन जब वही औरतें जब बाहर निकलने लगीं तो उन्होंने घर के भीतर से बाहर की दुनिया देखनी शुरू की। तो औरतों में जो हम कहते हैं कि एक नैसर्गिक कोमलपन होता है, एक सॉरी तो एक उस तरह की जो भावनाएं होती हैं औरतों में, उनकी संवेदनशीलता होती है, उसको बिना छोड़े हुए वो बाहर की दुनिया में प्रवेश कर गई। और वो चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, दुनिया के बारे में लिखने लगी, कॉरपोरेट दुनिया के बारे में लिखने लगी, व्यापार के बारे में लिखने लगी, साइंस के बारे में लिखने लगी। और इस लिखने को उन्होंने अपने भीतर जो पुरानी चीज़ें थी उसको उन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। तो एक तरह से भीतर और बाहर के बीच में उन्होंने एक नया पुल बनाया। तो जब पुरुष लिखते थे तो वो बाहर से भीतर, शायद भीतर न भी देखते हों, बाहर की दुनिया देखते थे। और इसमें मुझे 2 किताबें अभी याद आ रही हैं। एक खदीजा मस्तूर की किताब है जो उन्होंने पार्टीशन पे लिखा था, घर की दुनिया के भीतर, मतलब इनर कोर्टयार्ड या ऐसा कुछ नाम है शायद उस किताब का, और हिंदी में आंगन है। तो आंगन में मतलब घर के भीतर की दुनिया में औरतें 47 में जब पार्टीशन हुआ और लोग रहे गए, दंगे हुए, क्या क्या दुनिया बनी, उसको वो उस नज़रिए से देख रही थी। वो एक नया पर्सपेक्टिव था, क्योंकि पार्टीशन में जब हम पार्टीशन की कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसमें हिंसा है, उसमें बलात्कार है, उसमें विस्थापन है, वो एक तरह की बाहर की दुनिया है। लेकिन इन्होंने जब लिखा तो वो भीतर की दुनिया लिख रही थी कि घर के भीतर औरतों ने इस सारे जो उथल पुथल हुआ उसमें उन्होंने क्या क्या महसूस किया। और ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में जो भी करते हैं अंततः वो घर के भीतर की दुनिया के लिए ही होता है। और दूसरी किताब मुझे कृष्णा सोबती की ही याद आ रही है, जो बाद में उनकी किताब आई थी, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात भारत। उसमें उन्होंने अपनी कहानी लिखी है कि कैसे वो लोग पाकिस्तान से इधर आए। और उसमें भी मुझे लगता है कि एक औरत ही इस तरह से लिख सकती है कि वो उस समय के केओस को लेते हुए लेकिन एक नए देश के बनने की ऊर्जा को भी किस तरह से दिखाया जा सकता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि जब औरतों ने लिखना शुरू किया और बहुत ज़्यादा लिखना शुरू किया तो उन्होंने एक्चुअली उनका भोगा हुआ यथार्थ होता है जिसको वो लिखती हैं। एक तो नहीं ये नहीं, भी मैं है। मैं उसके आगे हाँ, की बात कह रही हूँ हाँ। कि जब वो बाहर निकल आई तो उन्होंने घर का यथार्थ भी छोड़ा नहीं, वो वहाँ भी है। तो एक तरह से उनका जो लेंस है जिससे वो दुनिया देख रही हैं वो बहुत फ़र्क लेंस है, और उस लेंस से देखने की वजह से शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ पाती हैं जो कि अदरवाइज़ नहीं आ पाती। अब ये जो दूसरा सवाल आपने किया बाज़ारवाद वाला, उसमें मुझे लगता है कि अगर आप सच्चे लेखक हैं, ईमानदार लेखक हैं, तो आपको बाहर की दुनिया से, मतलब बाहर की दुनिया कहने का ये मतलब है कि पब्लिशर या पाठक या कोई भी आपके ऊपर क्या दबाव बना रहा है, उससे आप अगर मुक्त होंगे तभी आप सच्चे और ईमानदार बिल्कुल। लेखक बनेंगे। तो हम लिखते क्यों हैं? हम इसलिए लिखते हैं कि हमारे भीतर कोई विचलन होता है, किसी चीज़ को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि शौकिया बैठकर 4 लाइन लिखे, वो बहुत भीतर एक इंटरनल आपकी कश्मकश होती रहती है जिसको आप निकालना चाहते हैं, बाहर रखना चाहते हैं। तो उसको फिर फ़ायदा क्या कि अगर मैं किसी प्रेशर में, किसी दबाव में कोई चीज़ मार्केट डिमांड पे करूं, मैं कोई कंज्यूमर दुनिया को तो पोषित करने के लिए नहीं लिख रही हूँ। तो ये चीज़ जब हम लिख रहे हैं, हम अपने आप के प्रति बिल्कुल सच्चे होकर लिख रहे हैं। और लेखक, मुझे नहीं लगता कि वो कोई सोशल रिफॉर्मर है। लेखक क्या करता है, वो आसपास की दुनिया को देखता है और उस देखने को एक नज़रिया देता है, एक शायद अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं, वो करने की कोशिश करता है। तो कई बार होता है कि आप कोई किताब पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये दुनिया तो मेरी दुनिया थी, लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं देख पाया, ये नज़र मेरी नहीं थी, किसी और ने मेरे लिए 4 खिड़कियाँ खोल दी और मैंने ये दुनिया देखी। तो ये चीज़ लेखक का काम ये है कि आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पैदा करिए। सॉल्यूशन देना हमारा काम नहीं है, झंडा उठाकर क्रांति करना भी काम नहीं है, लेकिन जो दुनिया चल रही है हमारे आसपास, जो भी समय है अच्छा बुरा, उसको समूची ईमानदारी से दर्ज करने का काम
एक लेखक का काम होता है। मुझे लगता है कि ये आदि आबादी जो है साहित्य में, वो बिल्कुल ईमानदारी से ही अपना लेखन कर रही हैं और समाज और दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। अब मैं आती हूँ ईरा टाक जी पर। ईरा टाक जी को मैंने इनको पढ़ा, एक दो पंक्तियाँ इनकी मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। इनकी एक पंक्तियाँ है कि चाहा जमाने ने कि मैं उसके नज़र से देखूं, चाहा जमाने ने कि मैं उसके नज़र से देखूं, बस इसी बात पर हमेशा मुझे ऐतराज़ रहा। ये जो पंक्तियां हैं बहुत गहरी पंक्तियां हैं। तो मैं ईरा जी इन्हीं पंक्तियों के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर आपने ये जो पंक्तियां लिखी, इतनी गहरी पंक्तियां, इसके पीछे कौन सी भावना काम कर रही थी? क्या कुछ ऐसा आपको देखने को, या आपको लगा कि समाज में ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती कुछ कहने को, कुछ लिखने को मुझे कह रहा है और उस दबाव में मैं नहीं लिख सकती? शुक्रिया वीना जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, बिहार की धरती को मेरा नमस्कार। जागरण संवादी में बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अनंत जी। और उसके बाद तो पहले मैं एक शिकायत दर्ज करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि जैसे जहाँ आधी आबादी की बात कर रहे हैं, फिर भी लेखक होने के नाते मुझे लगता है कि लेखक का कोई जेंडर नहीं होता है। ये बात ज़रूर है कि एक स्त्री लेखक स्त्री के मन की बात बहुत अच्छे तरीके से लिख सकती है और पुरुष लेखक पुरुष के मन की बात अच्छे से लिखता है। हालांकि जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हम सभी तरह के पात्रों से डील कर रहे होते हैं, वो स्त्री होता है, पुरुष होता है। तो ऐसे में कई बार ये भी कहा जाता है कि जो लेखक है वो अर्धनारीश्वर हो जाता है। तो शिकायत इस बारे में है कि मैं चाहती हूँ कि लेखकों को जेंडर के श्रीमती या सुश्री इन संबोधनों से मुझे लगता है मुक्त करना चाहिए। सुश्री और श्री एक सही वक्त मुझे लगता है शब्द होना चाहिए। अनंत जी, क्योंकि एक्चुअली मैं एक प्रोग्राम में गई थी 2-3 महीने पहले और वहाँ ये था कि सबको ट्रॉफीज़ दी गई और कुछ ऐसे स्त्रियाँ थीं जो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन अमूमन जैसे मान लिया जाता है कि 40 की है तो वो शादीशुदा होंगी, तो सबकी ट्रॉफ़ी पे श्रीमती लिख दिया था। और उस समय जो उनकी पीड़ा है या उनकी खिन्नता है वो मुझे लगी थी, तो मुझे लगा ये होना चाहिए कि जैसे पुरुष श्री हैं तो स्त्रियों को सुश्री कहना एक सम्मानित शब्द होगा। थैंक यू। हालांकि हम यहाँ तीनों ही श्रीमती हैं, लेकिन उन दोनों के साथ श्रीमती और मुझे सुश्री लगाया तो मुझे लगा ये बात दर्ज करनी ज़रूरी है। नहीं, मैंने ईरा टाक सीधा कहा है, मैंने ना श्रीमती लगाया। हाँ, यह नाम लगाया अपने आप में पूरा है जी लगा के। तो आपके सवाल पे मैं आती हूँ कि लेखक होने की पहली शर्त बागी होना ही है। जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं उनको नकार के अपना सच देखना। हम लोगों को पैदा होते ही सिखा दिया जाता है कि तुम इस धर्म में पैदा हुए हो, तुम्हारे ये संस्कार हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता आया है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, ये रोज़गार करना है। मतलब हर चीज़ एक पैदा होते ही हमारे अंदर फीड कर दी जाती है और लगातार मुझे लगता है बच्चा 4 साल का भी नहीं होता, उससे पूछा जाता है तुम क्या बनोगे। अलग अलग लोग अलग अलग बातें उस पर थोपते हैं। तो ऐसे में मुझे ये फील होता है कि शायद हम लोग खुद को पूरी तरह कभी समझ ही नहीं पाते, या हम क्या होने के लिए इस दुनिया में आए थे वो समझने के लिए हमें बागी होना पड़ता है और ख़ुद के नज़रिए से देखना शुरू करना पड़ता है। तो इस लाइन का यही मतलब है कि जो आपकी बुद्धि को सही लगे, और बुद्धि कैसे डेवलप होती है, जब आप खुद के नज़रिए से देखते हैं, समझते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, दुनिया घूमते हैं, सही गलत ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आप अपना सच तय करते हैं। क्योंकि कोई भी दुनिया का ऐसा सच नहीं है जो सबके लिए सच हो, सही हो, और कोई भी ऐसा झूठ नहीं है जो सबके लिए झूठ हो। किसी का झूठ किसी के लिए बहुत बड़ा सच हो सकता है। यही मतलब है इस लाइन का कि अपने नज़रिए से देखना शुरू करिए। और लिखने की जो बात आती है कि क्यों लिखा जाए, या स्त्री और पुरुष ये दोनों के लिए ही है कि जब हम कोई भी बात अपने मन में रखते हैं, कोई तकलीफ़ या कोई विचार, तो वो हमें धीरे धीरे खाने लगता है, ख़त्म करने लगता है। ऐसे में ज़रूरी है उसे एक्सप्रेस करना। और जैसे प्रत्यक्षा जी ने बोला कि लेखक का काम कोई सॉल्यूशन देना नहीं,
विचार देना ज़रूर है कि वो एक नई खिड़की खोले आपके लिए। और इसीलिए मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरा लेखन मानवता की तरफ हो, एक मानवतावादी बैलेंस्ड हो। मैं कभी खुद को मैं स्त्रीवादी लेखक नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा लेखन समानता के पक्ष में है। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई स्त्री मजबूत हो तो मेरे स्त्री पात्र वैसे आपको दिखाई देंगे। उसके लिए लाउड होके मैं ये मैसेज नहीं दूंगी कि इस कहानी से मुझे ये शिक्षा, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसा होना है। मेरे पात्र जब आप पढ़ेंगे या आप उस कहानी से गुजरेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमें ऐसा होना है। और ये सबके लिए बहुत ज़रूरी शर्त है। इससे हाँ थोड़ा सा मैं और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि पुरुषों को, हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में, कि पुरुषों को बहुत हार्ट अटैक्स आते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस दबा के रखते हैं, वो रो नहीं सकते हैं, वो खुल के अपने को एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक कम रखती हूँ। स्त्रियों में फिजिकल पेन बहुत होता है। आप देखिए दुनिया की हर तीसरी स्त्री जूझ रही होगी कमर दर्द से, जॉइंट पेन से, डिप्रेशन से। ये बात अलग है कि वो खुल के बात नहीं होती, ठीक है काम ज़्यादा कर लिया, नींद पूरी नहीं हुई तो बैक पेन हो रहा है। बट ऑल फिजिकल पेन्स आर बेसिकली ब्लॉक्ड इमोशंस। जो ब्लॉक्ड इमोशंस है हम लोगों को इतना सप्रेस किया जाता है, और ये सच है। चाहे वो एक गरीब स्त्री हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे उच्च वर्ग की स्त्री हो, कहीं ना कहीं सप्रेशन हमें झेलना पड़ता है और वो हमारे डीएनए में शामिल हो जाता है। तो वो जो ब्लॉक्ड इमोशंस हैं वो निकलते हैं पेन्स में, जो पेन्स होते हैं, क्योंकि ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो इस पर बस एक शेर कहूँगी, फिर अगला सवाल वीना जी लेंगी कि इलाज अपना करवाते फिर रहे हो जाने किस किस से, इलाज अपना करवाते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते। और ये मोहब्बत है, सेल्फ लव की बात हो रही है। मैं ये अक्सर 30-40 के बाद समझ आता है स्त्रियों को, और ये पुरुषों के लिए भी बहुत ज़रूरी बात है सेल्फ लव की। हम लोग खुद को प्यार करना एक्चुअली सीख नहीं पाते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है खुद को प्यार करना, खुद की हेल्थ, फिटनेस, मेंटल हेल्थ सबसे ज़रूरी चीज़। तो जब हम सब ये सीख जाएंगे, और मुझे लगता है लेखन बहुत अच्छा माध्यम है खुद को हील करने का। और मेरा लिखना तो इसीलिए है कि मैं खुद को हील करने के लिए लिखती हूँ, खुद को समझाने के लिए लिखती हूँ। थैंक यू सो मच। इस पर 2 लाइन मैं कहूँगी कि मैं वही लिखती हूँ जो मैं खुद को समझाना चाहती हूँ। शायद यही मेरा तरीका है खुद को हील करने का। थैंक यू। ईरा जी, आपने जो कहा कि अपने मन के, जब स्त्रियां अपने मन की लिखती हैं तो वो उसके लिए उनको बागी भी होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हर स्त्री का अपना एक परिवार होता है, अपना समाज होता है। परिस्थितियां उनके हमेशा अनुकूल नहीं होती। इसी पर मैंने ये कहा कि बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो इतनी रचनाशील हैं, प्रतिभाशाली हो के भी वो समाज के सामने आ नहीं पाती, मुखर नहीं हो पाती। आपके साथ शायद वजह दूसरी है कि आपका पालन पोषण उस तरह से हुआ है। लेकिन बिहार में, मैं चूँकि बिहार के संदर्भ में ही कहूँगी कि बिहार में बहुत ऐसी स्त्रियां हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वो 4 दीवारी में कैद हैं। उनकी जो प्रतिभा है, जो रचनाशीलता है, वह दब सी गई हैं। नहीं, मैं इस पे एक बात कहूँगी कि पिंजरे हम सभी के हैं, कुछ के पिंजरे बहुत छोटे हैं और कुछ के बहुत बड़े हैं। हाँ, पिंजरे हम सबके हैं। एक्चुअली मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन जहाँ जिसके पिंजरे बड़े होंगे और उसमें आपकी जैसी अगर उसमें ताकत नहीं होगी या वो क्षमता नहीं होगी तो वो क्या करेगी स्त्री? वो तो घुटेगी ना समाज में। तो उस स्थिति में मुझे कहना है कि यह जो समाज है, मैं बार बार ये नहीं कहूँगी कि ये पितृसत्तात्मक समाज है, क्योंकि इन लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है और ये आगे बढ़ाते रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मुझे लगता है बिहार में अब इस संदर्भ में ये मैं बात कहूँगी, और बिहार में एक महिला रचनाकार जो सबसे उभर कर नाम जो सामने आता है, पद्मश्री उषा किरण खान का। उषा किरण खान ने इसी चीज़ को, जो आपने ईरा जी ने अभी बताया कि बागी होना पड़ता है, तो बागी होने की ताकत सब में नहीं होती है।
ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कहती हूँ। बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत ऐसी बातें होती हैं कि स्त्रियाँ नहीं आ पाती हैं समाज के सामने, नहीं खुल के कह पाती हैं, जबकि उनके ऊपर बहुत शोषण होता है, बहुत अत्याचार होता है। ठीक है, वो लिखती भी हैं तो उनको मंच नहीं मिलता है। तो संभवतः उषा किरण खान के मन में ये विचार आया कि स्त्रियों के और पुरुषों का जो मंच है, मैं ये कहूँगी, उसमें स्त्रियाँ बहुत कम दिखती हैं, और दिखती भी हैं तो दाल में नमक के बराबर। ये हमारी उषा किरण खान दी कहती थी। तो उनकी अभिव्यक्ति को, उनकी पीड़ा को एक मंच देने का काम उषा किरण खान ने किया और आयाम संस्था बनाई, और यह स्त्री ने बनाई और स्त्रियों के लिए बनाई, ताकि वो अपनी बातों को, अपने पीड़ा को, उनको एक स्वर मिल सके और वहाँ वो अपने को अभिव्यक्त कर सके। तो यह आयाम में मुझे लगता है कि आयाम आधी आबादी साहित्यकार जो हम लोग जैसे हैं उनके लिए एक उपहार की तरह है, क्योंकि वो हमें एक मंच प्रदान करता है। मुझे इस संबंध में आप सभी से पूछना है कि क्या ऐसे मंचों की या ऐसे संस्था की, ये आधी आबादी की आवाज़ को प्रखर करने के लिए ऐसे संस्था या संगठन का बनाना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी नहीं है तो विकल्प क्या है? प्रत्यक्षा जी। ये अच्छा हुआ कि आपने उषा किरण जी को याद किया, क्योंकि उन्होंने बहुत आयाम के बारे में मुझे भी पता है, बहुत काम किया है उन्होंने। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि उनके समय से और अब के समय में बहुत फ़र्क आ गया है। अब बहुत सारी स्त्रियाँ लिख रही हैं, और अगर मैं आज के लेखक मंच को देखूं तो बहुत स्त्रियाँ हैं लिख रही हैं, और मुझे वो लगता है वो इसलिए संभव हुआ, वो शायद सोशल मीडिया की वजह से संभव हुआ, क्योंकि वो एक्सेसिबल है सबको, उन औरतों को भी जो घर में बैठी हैं, और उनको ये बात लगी कि अब मेरे पास एक स्पेस है, हम ब्लॉग कर सकते हैं, हम फेसबुक पे लिख सकते हैं, हम इंस्टा पे लिख सकते हैं, हम बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम लिख सकते हैं, और जहां मुझे किसी एडिटर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रोके एक अकाउंट बनाने के लिए। शायद अब भी ऐसी दुनिया होगी, मैं मानती हूँ इसको, कि जहाँ पति कंट्रोल करता होगा कि तुम्हारा अकाउंट मैं देखूँगा या पासवर्ड मेरे पास भी रहना चाहिए। वैसी भी बहुत सारी दुनिया है अभी भी, माजरत के साथ बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, पर ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है। इसके बावजूद मुझे लगता है वो अपना स्पेस क्लेम कर रही हैं, और सोशल मीडिया पे लिखने में आप कहीं किसी के कंट्रोल में आप नहीं हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली। और शायद इसलिए ऐसा हुआ कि पिछले 10 साल में एक बाढ़ सा आया जिसमें हर कोई लिख रहा है। अब मैं क्वालिटी की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ कि बहुत अच्छी कविता या बहुत अच्छी कहानी ऐसा कोई लिख रहा है, लेकिन एक्सप्रेस करने से कोई किसी को नहीं रोक रहा। तो हज़ारों लोग, अब सब लोग लेखक हैं, हर कोई लेखक है, स्त्री या पुरुष, आप जिसको देखें वो लेखक है, भले ही वो 4 लाइन ट्विटर पे लिख रहा हो या फेसबुक पे लिख रहा हो। तो ये जैसे ही ये चीज़ आई कि मैं राइटर हूँ, मैं एडिटर हूँ, मैं पब्लिशर हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे, और स्त्रियां चूँकि उनके पास जो घर में रह रही थी, मैं नहीं कहूँगी कि ज़्यादा समय था उनके पास, क्योंकि घर के काम वो एक हिडन वर्क है जिसको कोई नहीं देखता, वो बहुत मुश्किल का काम है। उसके बावजूद शायद एक दिमागी फ़्लाइट लेने के लिए ये सोशल मीडिया एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बावजूद इसके आयाम जैसी संस्था या और भी कोई संस्था जितनी भी हो सके, क्योंकि ऐसे अब भी बहुत लोग हैं जिनको इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। तो ये जो संस्था है, मुझे लगता है ये छोटे शहरों में या ऐसी जगहों पे और ज़्यादा ज़रूरत होगी जहाँ उनको एक्सेस नहीं है, या जहाँ उनको परिवार का कंट्रोल, नियंत्रण बहुत ज़्यादा है कि आप ये लिखें, ये ना लिखें, जहाँ वो अपने अकाउंट्स को छुपा के ऑपरेट कर रही हैं, वहाँ चाहिए। क्योंकि अभी भी जो सफ़र है वो बहुत आगे है, मंजिल बहुत दूर है, तो जितनी तरीके से सपोर्ट मिल सके उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जी। आजकल स्त्री विमर्श की बहुत चर्चा है, आप बोले। दो तीन बातें कहनी है। बीना जी ने पहले कहा कि प्रेशर में, मतलब पब्लिशर के प्रेशर में, तो मैं एक अपनी अनुभव बोल रही हूँ।
बिहार के गवर्नर से मेरी मुलाकात, ये बंगाल के गवर्नर से। उन्होंने मुझे एक होमवर्क दिया कि 4 लाइन में कहता हूँ, आप एक कहानी लिख करके हमको दें। 6 महीना हमको बीत गया, मैं कुछ लिख नहीं पाई, उसी 4 लाइन में उलझ के रह गई। फिर अंत में मैं एक कहानी लिखी और उनके 4 लाइन को ज़बरदस्ती उसमें घुसा करके मैं उनको दे दी। तो दबाव में लेखन नहीं होता है। और ये फेसबुक या ये जो लिखते हैं लोग, लेकिन मुझे रास नहीं आता है, क्योंकि लेखन तो है चिंतन का चीज़। वो आप सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, बार बार सोचते हैं, महीनों सोचते हैं, तब एक कहानी निकलती है, तब आप लिख पाते हैं। और फेसबुक, सोशल मीडिया, इससे क्षति ही पहुंचा है साहित्य को। नहीं, मुझे समझ लगता है कि एक अच्छा माध्यम है जहाँ पर आप अपनी बातों को, जो आपकी बातें, जो किताबें लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं खरीद पाते, तो उनके लिए ये सोशल मीडिया है, एक वरदान स्वरूप आया है। नहीं, साहित्य के लिए ये वरदान नहीं है। इतना लिखा जा रहा है। साहित्य तो एक समुद्र है जो कचरा को बाहर निकाल देता है और मनी उसके भीतर में रहता है। वो तो समय निर्धारित करता है। मैं आपसे हाँ, सोशल मीडिया से सुविधा हुई है, लोग लिखते हैं, समय की बचत होती है। लेकिन मेरा तो अनुभव है कि भाई बिना सोचे विचारे, बिना चिंतन मनन के लेखन नहीं हो सकता है। जी, मैम ने ये बात तो सही की कि इस बात से असहमत होते हुए मैं कहना चाहूँगी थोड़ा सा कि एकांत बहुत ज़रूरी है राइटिंग के लिए। लेकिन एक राइटर को, मैं एक ऑथर वर्ड यूज़ करती हूँ, या लेखक, साहित्यकार एक पर्टिकुलर वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पे, कि अगर आपका काम दुनिया के सामने ही नहीं आएगा और एक कोई भी क्रिएटिव आदमी हो, उसके वक्त के धारा के साथ बहना बहुत ज़रूरी है। जब आप जो क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी सृजन खुद के लिए नहीं होता, मैं ऐसा मानती हूँ। हम लिखते ज़रूर एकांत में हैं, लेकिन हमारा वो जो विचार हमें कुदरत ने दिया है, वो इसलिए दिया है कि वो विचार कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में कुछ रोशनी फैलाए। तो वो रोशनी फैलाने का माध्यम सोशल मीडिया से बेहतर इस दौर में तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है। और दूसरी बात कि ये हम बहुत जल्दी आसानी से हम इन चीज़ों को कहते हैं कि इस चीज़ ने ख़राब करा, उस चीज़ ने ख़राब किया। ख़राब हम लोग खुद करते हैं, क्योंकि नियंत्रण रखना और अनुशासन रखना हमें खुद आना चाहिए कि कब हमें कितना वक्त देना है सोशल मीडिया को और कब हमें लेखन को वक्त देना है। तो मैं तो, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे जो लेखक मिले, पाठक मिले, या ये हमारा जो जागरण संवादी हो रहा है, इससे जो यहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, वो सब जगह हैं, अखबार में, सोशल मीडिया में, तो ये विचार का पहुँचना ही तो है, एक नया तरीका है। तो मैं तो मानती हूँ ये बहुत वरदान की तरह है। एक बात इस पे कहना चाहूँगी दीदी, ये जो हमारा कोरोना काल था, हम सब अपने घरों में सिमटे हुए थे और उसमें जितनी भी प्रतिभाएं थी, स्त्रियों की या पुरुषों की, सब ने कुछ न कुछ लिखा ही नहीं, अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। जो चीज़ जो स्त्रियां या पुरुष भूल चुके थे, पेंटिंग करना, खाना बनाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखना, तो वो ही एक माध्यम था हमारा सोशल मीडिया, जिस पर आके हम अपनी भावनाओं, अपनी कहानी, कविता, सबको हम डाल सकते थे। और उस समय ऑनलाइन जो हमारा साहित्यिक कार्यक्रम होता था, वो एक बहुत बड़ा संबल था कोरोना काल में। इसलिए मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया जो है ना, ये सिर्फ साहित्य की ही बात नहीं है, ये हर क्षेत्र के लिए साहित्य, ये सोशल मीडिया बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो। और मुझे लगता है कि शायद बाकी लोग भी इससे सहमत होंगे। तो यहाँ मैं ये कह रही हूँ कि कुछ बातें आपकी सही हैं, बिल्कुल सहमत हूँ उनसे, और बाकी ये भी है कि ये एक नया मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो जैसे पहले एक समय में सिर्फ बोलकर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते थे और धीरे धीरे फिर वो लिखा जाने लगा, फिर हम प्रिंटिंग में आ गए और ऐसे करके। तो अभी सोशल मीडिया न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो हमको उसको इस्तेमाल करना होगा, नए समय के साथ नई चीज़ों को स्वीकारना है।
लेकिन उसके साथ जो आपने कहा कि चिंतन ही साहित्य का मूल बेस है, वो बात बिल्कुल सही है। मैं ये कह रही हूँ कि सोशल मीडिया में जब लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो शायद पहला एक छोटा सा बच्चे का जो कदम लेना होता है वो उस तरह का एक कदम है। और हर कोई, जैसे एक पाठक इवॉल्व होता है, एक इंसान के रूप में हम इवॉल्व होते हैं, एक लेखक भी इवॉल्व होता है। तो हो सकता है कि वो कूड़ा लिखते लिखते अचानक से शायद, तो बहुत सारी उस भीड़ में हो सकता है 3-4 बहुत अच्छे लोग निकल आए। और पहले भी जो जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी पल्प फिक्शन लिखा जाता था, पॉपुलर साहित्य जिसको कहते हैं, सीरियस गंभीर साहित्य लिखा जाता था। तो हर कोई गंभीर साहित्य नहीं लिखता है, नहीं लिख सकता है, और हर कोई ना उसको पढ़ना चाहता है ना पढ़ सकता है हर वक्त। तो हमें ये भी सोचना होगा और स्वीकारना होगा कि हर तरह के फिक्शन, हर तरह की कला के लिए, वो चाहे पॉपुलर हो, चाहे संजीदा किस्म का, गंभीर किस्म का कला हो, उसके लिए हमको स्पेस अलग अलग है। कोई कंपटीशन नहीं है कि पॉपुलर है तो ये सीरियस नहीं है, हर तरह की चीज़ के लिए स्पेस है। जी नहीं, मैं आप नहीं, कहिए, क्वेश्चन बात कह मैं बाद में लूँगी, बस अभी थोड़ा समय है। बोलिए बोलिए। मैं भी ऐसा मानता हूँ मैम, जो ये लोग कह रही हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों को जगह मिला है लिखने की। जगह मिला है लिखने के लिए, और कई तरह के क्रिएटिव चीज़ लोग लिख रहे हैं। गंभीर और हल्का क्या होता है ये बहुत मुश्किल है छांटना, क्योंकि खुशवंत सिंह 2 किताबें लिखे हैं चुटकुलों पर, और सारे ओरिजिनल चुटकुले हैं। हम में से कितने लोग होंगे जो यहाँ पे खड़े होकर 5 ओरिजिनल चुटकुले बना के इस समय सुना दे और लोग हंसने लगे? तो क्या गंभीर है? वो बहुत गंभीरता से सोचा होगा तब उन्होंने चुटकुला लिखा है। लेकिन मेरी सवाल दूसरी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में हम लोग एक स्क्रॉल में कम से कम 10 से 12 स्टेटस को विजिट करते हैं, और हम लोग रिएक्ट करते हैं। मेरे पिता की मृत्यु हो गई, ओह ओम शांति। मेरा हैप्पी बर्थडे है, HBD। पता नहीं बाकी बचे हुए समय को किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इनकी साड़ी अच्छी है, वाह कहाँ से खरीदी। ठीक है, मैं ड्राइव करके यहाँ पहुँचा, काश मैं भी आता। ठीक है, इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। आपने एक महत्वपूर्ण चीज़ छोड़ दिया जी, कि कविता लिखी, कहा अद्भुत कविता अद्भुत है। कविता। ठीक है, अब ये सारी बातें जब हो रही होती हैं, मैं आपके पक्ष में बोल रहा हूँ अब जब, और इनसे रिएक्शन लूँगा। ये सारी बातें जब हो रही होती हैं तो बहुत गंदी बातें भी हो रही होती हैं, है ना? बहुत गंदी बातें भी हो रही होती हैं, और बहुत तरह का रिएक्शन वहाँ पे होता है, बहुत तरह की बातें। और किसी की भी किताब खरीदने से पहले एक परसेप्शन मेरे जैसे पाठक के मन में बढ़ने लगता है, ये किस तरह के बहस में ये आदमी शामिल होता है या ये व्यक्ति शामिल हो रहा है। और फिर एक दिन मालूम चलता है उसने ये किताब लिखी है, और मैं हाँ अच्छा किताब लिखी है। अब उस किताब में जो मैं पढ़ रहा हूँ वो फेसबुक पे नहीं है। इतना अनरियल हो जाते हैं लोग वहाँ पर कि किताब में लिखते समय तो क्या मतलब वहाँ पे बगैर चिंतन के लिखा जा रहा है, जो मैम कह रही हैं। और आप जब चिंतन कर रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व एकदम अलग आ रहा है। और सोशल मीडिया क्या हम जैसे पाठकों को जो एक पहले से परसेप्शन बना दे रहा है आप लोगों के तमाम बहसों को देखते हुए, वो आपके किताब तक पहुंचने के लिए मेरे बीच में एक हिचक ला रहा है क्या, कि अरे इनके बारे में तो ऐसे देखता हूँ, ऐसे सुनता हूँ, ऐसे पढ़ा हूँ, ऐसे बहसों में देखा हूँ। तो ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है आप जैसे लेखकों को? नहीं, मैं इस पे रिएक्ट करूँगी। मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी तकनीक जब आता है वो दुधारी तलवार की तरह होता है। उसमें आपका विजडम कितना है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब शायद शुरू में वो चक्के का आविष्कार हुआ होगा तब भी कुछ लोगों ने कहा होगा कि ये तो बेकार है, कुछ लोगों ने कहा होगा अच्छा है। तो ये जो इंटरनेट है, AI है, इसको तो हम 50 साल बाद जब मुड़ के देखेंगे तब हम जज करेंगे कि ये सचमुच अच्छा था या ख़राब था। एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात ये कि इरा ने शायद कहा था कि जब भी कोई चीज़ आती है आप अपने विजडम से उस पर आप तय करते हैं कि मैं पूरा दिन स्क्रॉल करूँगा, नहीं करूँगा,
20 मिनट करूँगा। आपके पास स्मार्टफोन है जो आपको बताता है कि सोशल मीडिया पे आप कितनी देर थे। देयर आर डेटाज टू शो कि आप 12 घंटे थे, आप 2 घंटे थे। आप कंट्रोल करिए अपने आप को। अगर आप एक सीरियस राइटर हैं, जैसे मैं अभी एक शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मैं एक उपन्यास लिख रही हूँ अभी, और मुझे लगता है कि उसको लिखने के समय मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती। मैं उन किरदारों के साथ घूम रही हूँ, मैं उस स्पेस में हूँ, मैं नहीं भटकना चाहती। मैं सोशल मीडिया पे जाऊँगी फिर भी, और जाकर मैं शायद स्क्रॉल करके, मैं तो वो HBD और अद्भुत भी नहीं लिखती हूँ, बहुत रेयरली कमेंट करती हूँ। देख लिया, दुनिया थोड़ी पता चल गई, उसके बाद निकल आई और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन इस भीड़ में जो ज़्यादातर शायद 70% कूड़ा है, प्रॉबली 20% न्यूट्रल चीज़ें हैं, 2 या 1% ऐसी चीज़ आपको मिल जाती है कि आपका दिल खुश हो जाता है। मुझे बहुत सुंदर संगीत मिला, कहीं किसी ने डाला लिंक, मैंने देखा उसको, कोई बहुत अच्छी किताब मिली, किसी ने बहुत अच्छे एक सिनेमा का कुछ लिंक डाला और उसके बारे में बात की। तो आप उन चीज़ों को देखिए। हर चीज़, हर किसी भी चीज़ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन वो जो डाइकोटमी की भी बात आप कह रहे हैं, वो क्या सोशल मीडिया के पहले नहीं था? मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, लेखिकाएं भी होंगी जिनके बारे में जब आपको पता चला अब, तो आप एकदम दुखी हो गए। लोगों ने फेसबुक पे बहस चलाई कि इनकी चीज़ तो अब हम उस तरीके से देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। तो लेखक भी एक इंसान है, उसके अंदर भी 50 अच्छी बुरी चीज़ें हैं। अब हर इंसान में आप अपने भीतर कौन सी अच्छी चीज़ निकाल कर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, वो हम सबके भीतर वो चीज़ है। सो रहने दीजिए सब चीज़ों को, अच्छी चीज़ें निकाल के और लेके एक भूल गए प्रशांत जी बताना, नाइस पिक। और नाइस पिक में भी जो स्पेलिंग NISE लिख देते हैं ना, तो मुझे लगता है इनके लिए तो कोई भारी सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि बी जनरस। नहीं सच में, मतलब जब आप राइटर होते हैं ना, तो आप थोड़े से ग्रामर नाज़ी भी हो जाते हैं। गलत स्पेलिंग देखते ही सबसे पहले एक ट्रिगर होने लगता है। तो ये तो खैर मजाक की बात हुई। नहीं वो कई टाइपिंग एरर नहीं, कई लोग नाइस पिक। खैर, तो जैसे प्रत्यक्षा जी ने कहा कि वो जो हैं मतलब नया उपन्यास लिख रही हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो एक लेखक होता है ना, अक्सर मुझे लगता है वो खुद क्या है वो जान ही नहीं पाता। वो इतने पात्रों में घिरा रहता है और वो आवाजाही करता रहता है पात्रों के बीच में। तो उस पर एक शेर याद आता है मुझे कि बैठे बैठे अक्सर गुम हो जाता हूँ, मैं शायर का नाम भूल रही हूँ, बैठे बैठे अक्सर गुम हो जाता हूँ, मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ, मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं प्रशांत जी की इस बात से बहुत बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि जो आप लिख रहे हैं वो आपके व्यवहार में और आचार में दिखना चाहिए। वरना लोग कहते हैं कि ये कवि अच्छा है, आदमी खराब है, या ये लेखक तो बहुत अच्छा है लेकिन आदमी अच्छा नहीं है। मिलके इसीलिए मैं और दुष्यंत मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग मानते हैं कि अगर हमें कोई लेखक बहुत इम्प्रेस कर रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि उससे दूरी का ही रिश्ता रखें, उससे ना मिलें, क्योंकि उसकी किताबों से जो मिठास बनी हुई है हमें डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मिलके उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाए। लेकिन पर्सनली तो मैं ये मानती हूँ कि जो आप विचार दुनिया को दे रहे हैं वो विचार आपको भी अपनाना चाहिए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। और नेगेटिविटी, जैसे सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिविटी है, बहुत चीज़ें ख़राब हैं। प्रत्यक्षा जी ने बोला, मैम ने बोला कि हर तरह का साहित्य लिखा जा रहा है और हम उसमें से अच्छा चुन सकते हैं। और बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ पे सबके लिए आसमान है, ये आसमान किसी के लिए छोटा नहीं पड़ता है। तो इस बहस से बचना चाहिए कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है। हम क्यों ना अच्छी चीज़ों की बात करें। हमारी ज़िंदगी में इतना वक्त कहाँ है कि हम जो चीज़ें ख़राब हैं उनकी बुराई में अपनी ऊर्जा नष्ट करें। जो अच्छा दिख रहा है, और अति सर्वत्र वर्जते, तो हमें अति से बचना चाहिए हर चीज़ में। तो मुझे लगता है कि बस बैलेंस का ही खेल है, सारा संतुलन का ही तो खेल है, लेकिन ये सीखना हंसी खेल नहीं है। मुझे कुछ आप बात कहेंगी, फिर दर्शकों से सवाल देते हैं। हमारी महिला श्रोता हैं, एक बहुत देर से उंगली उठा रही है जी, मैं आप तक आऊँगी। उसके पहले एक सूचना है आप सभी के लिए कि बाहर में ईरा टाक जी की और प्रत्यक्षा जी की किताबें लगी हैं।
हाँ आपका भी अभिनंदी। हाँ, तो सभी की किताबें बाहर हैं, आप उसे देखें और सिर्फ देखें नहीं, उसे खरीदें भी, ये मेरा आग्रह होगा आपसे। और मुझे लगता है कि अब श्रोता से सवाल लेना चाहिए, समय है अभी बचा हुआ, मात्र 2 मिनट। आप लोगों ने देर से शुरू किया था। ठीक है, वो सवाल ले लेते हैं अभी। माइक दे दीजिए, एक माइक दे दीजिए। हेलो, सभी लोगों का स्वागत है पटना में और बिहार संवादी प्रोग्राम में। मैं मंजू झा, पेशे से तो एडवोकेट हूँ पटना हाई कोर्ट में, बट लेखनी के संग संग मुझे लगा कि साहित्य में भी अभिरुचि मेरी बढ़ने लगी। और आप लोग जैसे साहित्यकार लोगों को देख करके प्रत्यक्षादि से मैं कहना चाहूँगी कि आपने पहली बार ही जो बताया कि मैं उस हिसाब से नहीं लिखती हूँ कि समाज पर उसका इफ़ेक्ट हो। मुझे लगता है कि साहित्य तो आप जानती हैं समाज का दर्पण है, हर कुछ उस तरह से, तो क्यों ना ऐसा ही साहित्य लिखा जाए, ऐसे ही लेखनी लिखी जाए। अब तक जो लिखा सो लिखा, आगे युवा के लिए एक पथ प्रदर्शक दर्शिका का काम लेंगे, खास करके युवतियों के लिए आने वाले समय में, तो शायद वो ज़्यादा ही इफ़ेक्ट होगा समाज में, हर लड़कियों को, हर वर्ग की लड़कियों को, और उसमें काफ़ी कुछ उत्थान हो जो हम लोग चाह रहे हैं कि सेल्फ जो है वो लोग भी आगे बढ़ें लड़कियां। तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी प्रतीक्षा जी कि ये चीज़ ज़रूर सोचें लेखनी लिखते समय कि जो भी पुस्तक पढ़ेंगी उसको जी 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 ऐसा है ना कि जब मैं ये बात कह रही हूँ कि राइटर रिफॉर्मर नहीं है, तो मैं ये कभी नहीं कह रही कि जो विचारधारा है या जो सही गलत है उसको हम अपने किताबों में न लाएं। तो एक अच्छी चीज़, अच्छी बात जो सही चीज़ है नैतिक रूप से, जिसको हम सब मानते हैं कि ये नैतिक रूप से ये बात सही है और ये गलत है, वो हमेशा रहनी चाहिए। मैं कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं लिखूंगी जिसमें मैं किसी गलत चीज़ को, उसमें कहीं ना कहीं लेखक का स्व भी आ जाता है जब हम लिखते हैं तब, तो वो चीज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए लेखक को। लेकिन इस सब लिखते हुए भी आप जो सोचते हैं, आपकी जो विचारधारा है, आप जो खुद बने हैं, वो आपका कहीं ना कहीं आपकी सोच उसमें आती है। तो मैं आपके इस बात पे कि जो मेरा पिछला उपन्यास है पारा पारा, वो एक स्त्री की कहानी है। और स्त्री, कौन सी स्त्री? जो अपने आप को, अपने स्पेस को क्लेम कर रही है, जो आज की स्त्री है और जो ये जानती है कि मुझे अपना जीवन, जो अभी हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, स्त्रीवाद की बात कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली वो उसी तरह की स्त्री है जैसी शायद मैं थोड़ा बहुत हूँ और थोड़ा बहुत होना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास की सारी स्त्री उस किताब के कैरेक्टर की तरह बन जाए। तो ये चीज़ रिफ्लेक्शन आता ही आता है। जी नमस्कार, मेरा सवाल वीना मैम से है। अभी इस मंच से उषा किरण खान मैम की चर्च हुई है, तो मैम से पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने मैथिली में रचना करना स्टार्ट करी, तब एक महिलाओं का फहरिस्त था मैथिली साहित्य में भी और हिंदी साहित्य में भी। चाहे हम उषा किरण खान की बात कर लें, मैं विशेषता मैथिली पे पूछ रहा हूँ, उषा किरण खान की बात कर लें, लिली रे की बात करें या मैडम की बात कर लें, बिना मैम की, मैं ये समझना चाहता हूँ कि उस दौर में जब सोशल मीडिया का दौर नहीं हुआ करता था, तब आधी आबादी की जो महिला राइटर हैं वो अच्छा साहित्य सृजन करती थी, या वर्तमान दौर में जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, पब्लिकेशन या रेडियो बुक उपलब्ध है, उस दौर में महिलाओं का सृजन अच्छा हो रहा है? जी रोशन झा। देखिए, आपने मैथिली की लेखिकाओं का जिक्र किया, लिली रे, उषा किरण खान, या आपने मेरा भी नाम लिया। तो सोशल मीडिया, आप लोग खराब नहीं मानेंगे, सब पेरेंट्स हैं यहाँ, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, रहना चाहिए, लोग अपडेट होते हैं। लेकिन क्या आपको कभी लगता नहीं है कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पर? ये डर सभी पेरेंट्स को रहता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। और साहित्य का जहाँ तक सवाल है, तो साहित्य के लिए सोशल मीडिया की बहुत आवश्यकता नहीं है। आप लिखें, लोग पढ़ेंगे ही, आपको एप्रिसिएट करेंगे ही। अभी जो युवा वर्ग है, किन्होंने प्रश्न किया कि नए बच्चों के लिए 20 साल से कम का युवा
एक लाइन बिना अंग्रेजी मिक्स के नहीं बोलता है वो। आखिर वो किस भाषा का लेखक होगा? उसके पाठक कौन होंगे? है बहुत समस्या है साहित्य पर में, लेकिन समस्याएं ऐसे ही आती हैं। मनुष्य की जीविका ऐसी है कि वह सभी समस्याओं पर विजय पाता है, और साहित्य जब तक मनुष्य रहेगा साहित्य रहेगा ही, पाठक रहेंगे ही, चाहे कम हो या अधिक। इस तरह का कार्यक्रम एक कार्यक्रम ही नहीं है, एक संकल्प भी है अपनी संस्कृति और अपने साहित्य को बचाने का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।